200 करोड़ कोविड टीकाकरण, लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था। कोरोना के खिलाफ इस टीकाकरण अभियान में भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया। जहां विश्व के कई देश अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, भारत ने टीकाकरण का इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करके न सिर्फ एक कीर्तिमान बनाया बल्कि दुनिया के कई देशों को राह भी दिखाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और सबसे पहले तो 200 करोड़ के इस आंकड़े को पार करने के लिए पूरे देश को और आपको बहुत बधाई। धन्यवाद सर। 18 जनवरी 2021 को कोरोना के खिलाफ दुनिया की जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था वो शुरू किया गया और मात्र 18 महीने में हमने ये लक्ष्य जो है हासिल किया, ये कीर्तिमान गढ़ा। भारत के लिए कितना बड़ा आंकड़ा है और ये कैसे संभव हुआ इतने बड़े देश में? देखिए, इसको हमें ये समझना चाहिए कि हमने 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण को प्रारंभ किया था और आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश में 12 बरस से ऊपर के सभी लोगों को कोविड के टीके लगते हैं। तो वो जो जनसंख्या का हिस्सा है उसका 97% ऐसा है 12 साल से ऊपर के लोग जिनको एक टीका लगा। 87% ऐसा है जिनको दोनों टीके लगे और हमने 200 करोड़ डोज 18 महीने में दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाते हैं। जी बिल्कुल। और सर, पिछला जो 100 करोड़ का आंकड़ा था वो भी 9 महीने में उसे अचीव किया गया और जो ये 100 करोड़ का आंकड़ा है इसे भी 9 महीने में ही अचीव किया गया है। ये दिखाता है कि कोरोना के खिलाफ जो जंग थी, जो कोविड वैक्सीनेशन की जो चेन थी वो कहीं ब्रेक नहीं हुई। इसके पीछे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी रही आप लोगों की? ये देश के सामूहिक सामर्थ्य को दिखाता है जी। हमारी जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, हमारी कलेक्टिव कैपेसिटी है। हमने 4.5 लाख से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स का उपयोग किया। 2.5 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीनेटर्स का उपयोग किया। जी। 4.5 लाख उनके साथ अन्य सदस्य थे। ये जो वैक्सीनेशन की टीम्स होती हैं जी, उनके 4.5 लाख सदस्य। 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स देश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, ब्लॉक के नीचे के स्तर पे भी जहाँ पे वैक्सीन स्टोर की जाती है। और हमने 213 करोड़ सिरिंजेस जिसके माध्यम से आप टीका लगाते हैं जी, उनका उपयोग किया। ये भी परिचायक है इस बात का कि जब हम ठान लेते हैं, जब देश ठान लेता है कि किसी चुनौती का हमको सामना करना है तो हम मुश्किल से मुश्किल चुनौती का सामना करने में भी सक्षम अपने को पाते हैं जी। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें, समुदाय और सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर सब मिलके काम करते हैं जी। सर, भारत जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाले देश में देश के गांव-गांव तक टीकाकरण को पहुंचाना, एक एक शख्स को टीका लगाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा और इस चुनौती को, और इसमें ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरह की चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आई जिसे आपने टैकल किया? सबसे पहली जो व्यवस्था करनी थी वो ये थी कि देश के भीतर वैक्सीनेशन की R&D हो, वैक्सीन बने। उसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 2020 में, उतना पहले जबकि बहुत कम देश वैक्सीन की बात कर रहे थे, अप्रैल 2020 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। उसको ये कहा गया कि आप बताएंगे कि किस प्रकार देश के भीतर रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डायग्नोस्टिक किट्स की और वैक्सीन की। वैसे ही अगस्त 2020 में एक और एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। उसको ये कहा गया कि जब भी वैक्सीन आती है जी, तो आप बताएं कि वो कैसे लगाई जाएगी जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्योंकि ये सब तैयारी पहले से की हुई थी जी। इसलिए जब वैक्सीन को स्वीकृति मिली राष्ट्रीय रेगुलेटर की, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, तो हम सब की तैयारी पूरी थी और राज्यों का साथ था,
जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार का सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर उन्होंने हाथ से हाथ मिला के काम किया। वैक्सीन की कंपनियां आगे आईं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनका भ्रमण किया, उनकी हौसला अफजाई की, प्रोत्साहन किया। इस वजह से ये सब हो पाया। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जी। सामूहिक प्रयास से ये लक्ष्य हासिल हुआ। सर, दुनिया की 17.5% आबादी जो है वो हमारे देश में है। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देश की 135 करोड़ की जो जनता है, एक बड़ा स्वास्थ्य संकट जो है वो देश के सामने आया। बीच में ऐसा हुआ कि जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो चिकित्सक सामान थे उसकी भी हमें कमी झेलनी पड़ी। लेकिन इस आपदा को हमने कैसे अवसर में बदला और कैसे हम इससे निकलकर बाहर आए, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई, क्योंकि वो बहुत ही बड़े संकट की घड़ी थी, लेकिन हम उससे निकले। आपने कहा कि विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे देश में है, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखें कि उस 17.5% में कितनी बड़ी जनसंख्या को हमें कोविड टीकाकरण से आच्छादित करना था, कवर करना था। जी। तो अगर 18 साल से ऊपर के लोगों की जनसंख्या हम अपने देश में देखें तो वो 94 करोड़ से कुछ अधिक है। और फिर हमने बाद में 12 से 18 को भी कवर किया, उसमें लगभग 12 करोड़ लोग हैं। तो 94 करोड़ ऐसे लोग जो कि 18 साल से ऊपर के हैं और 12 करोड़ ऐसे लोग जो कि 12 बरस से 18 बरस के बीच में हैं। जी। इन सब का अलग अलग स्तर है अवेयरनेस का, जी। कि टीकाकरण कितना प्रभावी है, कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है। ये सारी चीज़ें उनको बतानी बहुत ज़रूरी थी, जो सरकार ने की। इसमें अनेक लोगों का सहयोग मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसको पूरे व्यवस्था को एक जन आंदोलन और लोक अभियान के रूप में हो, क्योंकि केवल सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, अगर अकेले चाहें कि हम इतने बड़े चीज को कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। जब तक आम जन की भागीदारी नहीं होगी तो ये संभव नहीं है। और सारे प्रयास किए गए, काफी लंबी कहानी है, उसके लिए और अवसर आएंगे, लेकिन अनेकों प्रयास किए गए जिसकी वजह से ये जन आंदोलन बना। और हमारे यहाँ आप देखेंगे अन्य देशों की तुलना में जो वैक्सीन रेजिस्टेंस है या वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बहुत कम थी। जी बिल्कुल सर, वैसे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अब ये जानना ज़रूर चाहेगी कि भारत इतने बड़े अभियान में कैसे इतना सफल हुआ। सर, शुरुआत में इसको लेकर काफ़ी आशंकाएं थीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उठाई कि क्या ये ड्राइव सफल हो पाएगी। वैक्सीन टीकाकरण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेट भी शुरुआती दौर में साथ में नहीं थे। पूरे देश को वैक्सीनेशन की एक ड्राइव से जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण था। चुनौती तो बहुत बड़ी है, अभी भी है, इस उपलब्धि के बाद भी चुनौती है। लेकिन चीज़ों को अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, आज से लगभग 1.5 साल पहले जब ये अभियान शुरू हो रहा था तो मुझे याद है अनेक एक्सपर्ट थे, विदेशों के एक्सपर्ट्स भी थे, हमारे देश के भी कुछ लोग थे। उन्होंने ये कहा था कि भारत ये कार्य नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 साल से लेके 15 साल का समय लगेगा पूरी जनसंख्या को कवर करने में। जी। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, उसके बावजूद क्यों ये उपलब्धि हुई, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर एक स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिव लीडरशिप जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उससे सबके दिमाग में क्लैरिटी थी कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। अब उसके नीचे जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहली बार जो देश का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था जिसके तहत दवाओं को या वैक्सीन को अनुमोदन दिया जाता है, उसमें परिवर्तन किए गए और उसमें रेडिकल चेंजेस हुए, आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं वो हुए। क्या हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि कानून में ये प्रावधान लाया गया कि अगर मैं वैक्सीन निर्माता हूँ तो मैं अपने रिस्क और कॉस्ट पर वैक्सीन को निर्माण कर भंडारित कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर द वैक्सीन। ओके। ऐसी वैक्सीन जिसको अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये हुआ, इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जब रेगुलेटरी अप्रूवल मिला
और जनवरी में हम तैयार हुए वैक्सीन लगाने के लिए, उस समय हमारे पास वैक्सीन का पर्याप्त भंडार था। और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि कानून में वो परिवर्तन किए गए थे जी। और साथ ही साथ वैक्सीन जहाँ भी निर्मित हो रही है, चाहे हैदराबाद में या पूना में या किसी और जगह, वहाँ से उसको नागालैंड ले जाना, वहाँ से उसको केरल ले जाना, वहाँ से उसको राजस्थान ले जाना, वहाँ से उसे जम्मू कश्मीर ले जाना, इसके लिए जो परिवहन की व्यवस्था, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन की व्यवस्था, उसकी तैयारी हुई। तो ये सब चीज़ें सामूहिक सामर्थ्य को दिखाती हैं। जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो भारत का लोकतंत्र है, भारत इस मामले में विश्व गुरु है और ये हमने हर मौके पर दिखाया है, दर्शाया है। इस समय देश के लगभग हर वयस्क को स्वदेशी वैक्सीन लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने भी इसका श्रेय जो है वो डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, नर्सेस को, उद्योगपतियों को, तमाम पूरी सरकारी मशीनरी और उसके बाद जो लोग, जो जन भागीदारी है जिसका जिक्र आपने भी किया, उसको दिया। सर कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तो इस ड्राइव से खुद ही जुड़े हुए थे और आपने पूरी दूसरी लहर के समय किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया। जन भागीदारी का होना, सबका विश्वास हासिल करना, सबके प्रयास को भी सम्मिलित करना, एक बहुत बड़ा लक्ष्य तो था और एक टारगेट भी था, जैसे गवर्नमेंट ने अचीव किया है। देखिए, ये इसलिए भी संभव हुआ कि दो तरह की संकल्पनाएं हैं। एक है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। इसका अर्थ ये है कि कोविड से निपटने की जवाबदारी केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं है, इसमें सरकार के सभी अंग, सभी विभाग, सभी मंत्रालय मिलकर काम करें। तो इस संकल्पना पे काम हुआ और सबने मिलकर किया। दूसरी जो संकल्पना है वो है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यानी समाज का हर वर्ग, हर तबका ये माने कि कोविड की चुनौती एक वास्तविक चुनौती है। इसका अगर हम सामना करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, वो सब सुदृढ़ होंगी। तो इसलिए होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच का पालन किया इस देश ने। अनेक देशों में ऐसा नहीं भी हो पाया। तो एक तो ये बड़ी चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सारा जोर रहा मेक इन इंडिया, हम अपने देश में बनाएं, वैक्सीन बनाएं तो अपने देश में बनाएं, डायग्नोस्टिक किट बनाएं तो अपने देश में बनाएं, दवा बनाएं तो अपने देश में बनाएं। इसी की एक कोरोलरी है मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल। हमने जो अपने यहाँ बनाया उसको न केवल अपने यहाँ इस्तेमाल किया बल्कि हमने विदेशों को दिया। बिल्कुल। वैक्सीन मैत्री करके एक बड़ी मुहिम चलाई गई जिसके तहत भारत के विदेश मंत्रालय ने अनेक देशों को या तो फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई या अन्य व्यवस्थाओं के तहत उपलब्ध कराई। तो ये जो बड़ी धारणा है, प्राचीन काल से चली आ रही है हमारे देश में कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की, उसका भी हमने पालन किया। बिल्कुल। आपने जिक्र किया मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत 50 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर चुका और पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर एक आस भरी निगाह से देख रही थी। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इंडिया ने पूरे विश्व के सामने और WHO भी मौके मौके पर इसकी बहुत तारीफ कर चुका है। आत्मनिर्भर भारत की इस तस्वीर को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनौती, आपने खुद ही कहा कि चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश हुई और उसको बदला गया। आज अगर आप वैक्सीन के ही सिनेरियो को देखें, कुछ देर के लिए दवाओं और डायग्नोस्टिक किट्स की बात न करें, तो कोविड वैक्सीन में प्रारंभ में हमने एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन बनाई जी। उसके बाद इनएक्टिवेटेड वायरस पर आधारित वैक्सीन भी बनाई, फिर प्रोटीन सब यूनिट पर आधारित वैक्सीन बनाई, DNA वैक्सीन बनाई और अब मैसेंजर RNA वैक्सीन को भी देश के रेगुलेटर ने स्वीकृति दी है। तो ये दिखाता है कि जो वैक्सीन बनाने की कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उससे तो हमने वैक्सीन बनाई ही बनाई अपने देश में, लेकिन जो न्यू जेनरेशन ऑफ वैक्सीन्स हैं जिसमें कि मैसेंजर RNA और DNA पर आधारित वैक्सीन्स हैं वो भी बनाई। तो ये हमारी देश की जो अंदरूनी ताकत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की, डेवलपमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग की, उसको भी इंगित करता है जी। सर, इस वक्त 18 से 59 साल के लोगों को 15 जुलाई से जो बूस्टर डोज है
कि मुफ्त खुराक जो है वो दी जा रही है। बूस्टर डोज को लेकर भी लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अभियान है, ये जो लड़ाई है वो अभी थमी नहीं है, हम जानते हैं इसको, और आप लोग उसी मुस्तैदी से अभी भी जुटे हुए हैं। और मैं बात करूं अगर 12 साल से छोटे बच्चों की, उनके लिए भी वैक्सीन के लिए बातचीत हो रही है, उसको लेकर आगे की क्या तैयारी? आपने 2 सवाल पूछ लिए तो मैं 2 हिस्सों में उत्तर देता हूँ। एक तो है कि जो प्रिकॉशन डोज हैं या जिनको बोलचाल की भाषा में बूस्टर डोज भी कहा जाता है, उसके ऑफ टेक को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी। तो एक तो जागरूकता का प्रश्न है जो कि हम लोगों को बता रहे हैं कि यदि आपका प्राइमरी वैक्सीनेशन यानी पहली और दूसरी डोज हो गई है तो ये आवश्यक है कि आप बूस्टर डोज को लगाएं समय पर, क्योंकि एपिडेमिक जो है, पेंडेमिक जो है वो हमारे बीच मौजूद है। अभी कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ, तो इसलिए जरूरी है कि लोग समय पर इस प्रिकॉशन डोज को लगाएं। जी। और क्योंकि हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, उस अवसर पर हमने कोविड वैक्सीनेशन अमृत उत्सव करके ये 75 दिन का एक उत्सव प्रारंभ किया है जो 15 जुलाई से शुरू हुआ और 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जितने सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें 18 साल से ऊपर के लोगों को हम फ्री वैक्सीन देंगे। अब दूसरा जो हिस्सा है आपके सवाल का वो ये कि जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम के, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। अभी तक का जो 2 बरस का अनुभव है उसमें हमने ये पाया है कि कोविड का प्रकोप छोटे बच्चों पर हुआ जरूर है, लेकिन उनके यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रही है, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ है। जो डिफरेंट सीरो प्रेवलेंस के सर्वेज हुए थे, ICMR ने कराए, उसमें छोटे बच्चों में भी एंटीबॉडीज पाई गई हैं कोविड के विरुद्ध। तो ये दिखाता है कि प्राथमिकता अगर देखें तो अधिक वल्नरेबल समुदाय के लिए प्राथमिकता होती है टीकाकरण की। बिल्कुल। तो शुरुआती दौर में छोटे बच्चे हमारी प्राथमिकता में नहीं थे। उस समय बड़ी उम्र के लोग या जो वल्नरेबल जनसंख्या है वो टीकाकरण की प्राथमिकता में थी। हाल के दिनों में जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने 6 बरस से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोविड टीका को मान्यता दी है। जी। तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैव बीन गिवन। जी। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जहाँ एक तकनीकी एक्सपर्ट ग्रुप सरकार को सलाह देता है कि जिन टीकों को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया उनको कैसे लगाया जाए। जी। तो अब ये रेगुलेटरी ग्रुप, जिसे हम एंटागी कहते हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, एंटागी इस मामले पर बहुत गहन विचार विमर्श कर रहा है। शीघ्र ही उनकी अनुशंसा हमें मिल जाएगी, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जी सर, पूरी दुनिया में करीब 100 साल के बाद ऐसी महामारी, ऐसी आपदा आई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और जब आई तो मानवता पर एक संकट जो है वो खड़ा हो गया। भारत की बात करें, एक विशाल देश, विशाल जनसंख्या वाला देश, और हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थीं वो उस दौरान थोड़ी बहुत थी सही, लेकिन चरमराई, स्थिति थोड़ी सी डबाडोल हुई। हालांकि हम उससे कम बैक हुए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि महामारी के बाद से अब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश का कितना मजबूत हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है उसके बाद, तो कितना हम आगे बढ़े हैं। और दूसरा सवाल, चूँकि समय कम है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि आगे के लिए हमारी तैयारी क्या है, कि वी नेवर नो, आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, कितने मजबूत खड़े? दोनों सवालों के उत्तर एक ही हैं। और अच्छा, महामारी ने हमको ये सिखाया, पेंडेमिक ने ये सिखाया कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था निचले स्तर तक सुदृढ़ होनी चाहिए। आपकी डायग्नोस्टिक व्यवस्था निचले स्तर तक सुदृढ़ होनी चाहिए। देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जहां इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न हो। सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबसे पहले, भारत सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 1 की घोषणा की। ये 15,000 करोड़ रुपए का था। उसके बाद इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 की घोषणा की। ये 23,000 करोड़ रुपए का था। तो 15,000 करोड़ और 23,000 करोड़ से
इमरजेंसी रिस्पांस को पुख्ता बनाने के लिए राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराए गए। राज्यों ने उससे क्या किया? राज्यों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, राज्यों ने अस्पतालों में एडिशनल बेड्स बनाए, राज्यों ने अस्पतालों में आईसीयू बनाए, राज्यों ने इस राशि का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज बनाए और पीडियाट्रिक बेड्स बनाए। वैसे ही ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, इन सब का प्रोक्योरमेंट किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की। ये पिछले वर्ष प्रारंभ हुई। इसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभीम। ये 65,000 करोड़ रुपए की योजना है जो कि 2025-26 तक चलेगी। इसके तहत हर जिले में, जिला अस्पताल के कैंपस में या जो जिला का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसके कैंपस में हम एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाएंगे 100 बेड की। इस पर काम प्रारंभ हो गया है जी। ताकि अगर कोविड जैसी स्थिति या किसी भी महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारी सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी चलें और कोविड की सेवाएं भी चलें। इस महामारी में हमने ये पाया कि अनेक अस्पताल ऐसे थे वो कोविड अस्पताल में कन्वर्ट हो गए, तो जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं थीं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए एक ये काम हुआ इसमें पीएम अभीम में। दूसरा जो बड़ा काम हो रहा है, देश के हर ब्लॉक में एक ब्लॉक डायग्नोस्टिक पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना हो रही है और ये लैब लोगों को निशुल्क टेस्ट उपलब्ध कराएंगे ताकि भविष्य में यदि ऐसी कोई महामारी की स्थिति आती है तो लोगों को अपने घर के नज़दीक में टेस्ट की सुविधा निशुल्क प्राप्त हो सके। तो ये दो बड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं जिस पर काम हो रहा है और 2025-26 तक होगा। जी बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चूंकि आपने बताया कि कई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की गई, कोविन ऐप की बात कर लीजिए, टेलीमेडिसिन की बात कर लीजिए, आप हर घर दस्तक, जिस तरीके से हम डोर टू डोर पहुँचे, कितना सहयोग किया इस ड्राइव को भी आगे बढ़ाने में, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी, लोगों को जागरूक करने में भी और इंफ्रा को भी मजबूत करने में। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जोर देते हैं कि टेक्नोलॉजी से वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अनेकों काम किए। पहला काम उसने ये किया कि 200 करोड़ जो टीकाकरण हुए हैं उनको आप एफिशिएंटली ट्रैक कर सकते, हर एक का एक डिजिटल रिकॉर्ड है। दूसरा काम कोविन ने किया कि एक इंक्लूसिव व्यवस्था को जन्म दिया। आप चाहें तो आप सीधे टीकाकरण केंद्र में जाएं, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप टेक सेवी हैं तो आप अपने मोबाइल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और समय फिक्स कीजिए कि मैं फलां जगह फलां समय पर जाऊंगा और टीका लगवाऊंगा। तो ये एक इंक्लूसिव व्यवस्था थी। जी। तीसरा काम इसने ये किया कि आपको एक पर्सनल रिकॉर्ड दिया आपके वैक्सीनेशन का, वो डिजिटल रिकॉर्ड है। आप चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल पर संजो के रख सकते हैं, कोई पूछे तो उसको दिखा सकते हैं मोबाइल पर। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक व्यवस्था है और कहीं नहीं हुई। इसके अलावा जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं वैक्सीनेशन के बाद, जिसे AEFI कहा जाता है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसका रिकॉर्ड रखा ताकि हम जाने कि कौन वैक्सीन किस तरीके का प्रभाव कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविन प्लेटफॉर्म इज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी अगर आप टीकाकरण के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो वो आपको एक ही जगह मिलेगी। तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का काम किया। ये तो एक IT इनेबल्ड इंटरवेंशन है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा आरोग्य सेतु ऐप का। बिल्कुल। ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उपयोग भी देश के करोड़ों जनसंख्या ने किया और इससे भी लोग जान पाए कि मेरा नज़दीकी टीकाकरण केंद्र कहाँ है, मेरा वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, कहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो टेक्नोलॉजी ने इस पूरे अभियान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं का जिस तरह से डिजिटल किया गया, उससे लोग जुड़े और उसका फ़ायदा उठाकर लोगों के लिए वो एक्सेस मिल पाया, उन्होंने उसे जाहिर किया। सर, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर भारत की WHO भी तारीफ कर चुका है।
लेकिन एक चेतावनी भी जारी की गई है कि सुरक्षा कवच अभी हटाना नहीं है, हथियार अभी डालने नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है, तो हमें पूरी मुस्तैदी से लगे रहना है। मैं चाहूँगी, चूँकि ये मेरा आखिरी प्रश्न भी है, आप देश की जनता को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से हमारे जितने श्रोता हैं, हम उनको ये बताना चाहेंगे कि महामारी अभी भी हमारे बीच में है। पेंडेमिक हैज़ नॉट लेफ्ट अस। और क्योंकि वो महामारी हमारे बीच में है, इसलिए जिन लोगों ने टीके नहीं लगाए वो समय पर लगा लें। जी। जो लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड के अनुरूप आचार व्यवहार उसका पालन करें। जी। मास्क पहने, जी, बिल्कुल। यदि हाथ को धोने की आवश्यकता है तो मल्टीपल टाइम्स उसको करें। जी। एक दूरी बनाकर रखें। तो ये सारी बातों का पालन हमें करना चाहिए। जी। और हर समय चौकस तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजेश भूषण जी इस बातचीत के लिए, और देश की पूरी जनता का धन्यवाद और बधाई भी। आज के इस मौके पर भारत ने टीकाकरण के मामले में पूरे यूरोप को कहीं पीछे छोड़ दिया, जहां पर टीकाकरण की संख्या लगभग 130 करोड़ है। भारत ने न केवल अपने नागरिकों को 200 करोड़ की खुराक दी, बल्कि 50 से अधिक देशों को 23 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक का निर्यात भी किया। और अभी भी स्टॉक में हमारे पास 10 करोड़ से ज़्यादा खुराक है, जिसका अर्थ है कि देश ने पिछले 18 महीनों में लगभग 233 करोड़ वैक्सीन खुराक का उत्पादन किया। लेकिन सर ने जैसा कि कहा है, प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि इस विश्वास को, इस प्रयास को हमें तोड़ना नहीं है, और जो लड़ाई जारी है उसमें सबका जो सहयोग है वो इसी तरीके से बना रहे, और देश जो है दुनिया के लिए मिसाल पेश करता रहे। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।